चलिए देखिएगा, अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं, है ना। और प्रकाश स्रोत वस्तुओं के आधार पर प्रकाश स्रोत के प्रकार कई प्रकार हैं, जैसे दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त या अदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं, है ना। और पारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। उसके बाद जानेंगे किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। फिर आगे जानेंगे हम लोग दर्पण क्या होता है। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण। और फिर हम जानेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण में केवल और केवल अवतल दर्पण आएगा और उत्तल दर्पण आएगा। उसके बाद गोली दर्पण में जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको हम लोग जानेंगे कि गोली दर्पण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। यही आज का सेशन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश स्रोत। ध्यान देना, प्रकाश स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। ये सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर ऐसी ढेर सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, ये हो गया एलईडी बल्ब, हो गया सूर्य, हो गया, है ना, चंद्रमा हो गया, जुगनू हो गया, ठीक है, और आकाश में स्थित तारे हो गए। ये सब क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश। इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, जैसे ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, सूर्य, लालटेन, है ना, जुगनू इत्यादि हमारे पास प्रकाश स्रोत के स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत के क्या हैं? स्रोत। तो इसकी अगर डिफिनीशन लिखे तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बड़े से चालू करते हैं, सूर्य, विद्युत बल्ब, और लालटेन, और मोमबत्ती, और जुगनू, और क्या है? अब देखो, ये जो सूर्य है, ये जो विद्युत बल्ब है, ये जो लालटेन है, ये जो मोमबत्ती है, ये जो जुगनू है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो याद रखना, ये जो हमारा विद्युत बल्ब है, जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, जो हाइलोजन आप बड़े बड़े घर में लगा देते हो, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं और किस में बदल जाते हैं? प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ध्यान देना। अच्छा, सूर्य की बात कर लेते हैं। ये जो सूर्य है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। सूर्य देखिए, सूर्य में
नाभिकीय संलयन की घटना घटती है। ठीक है, तो इसमें जो है नाभिकीय संलयन के कारण ये किस ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? प्रकाश ऊर्जा में। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की घटना घटती है, जिसके कारण वो नाभिकीय संलयन से किसमें परिवर्तित कर देते हैं? प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? प्रकाश। तो ये नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य किस ऊर्जा को? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सूर्य किस ऊर्जा को? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। दूसरी चीज देखिए, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में अभी मैंने बताया कि जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को। देखो ये विद्युत वाली चीजें सब विद्युत से जलती हैं। हाइड्रोजन जलाओ वो भी विद्युत लेगी, जल जाएगी, विद्युत से प्रकाश में, है ना। एलईडी बल्ब लगाओगे, विद्युत लेगी और जल जाएगी, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। तो कुल मिला के जो लालटेन है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, सॉरी विद्युत बल्ब किसमें है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब देखिए लालटेन के अंदर जो बाती लगी होती है, बाती जिससे तेल चढ़कर ऊपर आता है, तो तेल किसके किसके द्वारा चढ़ता है ऊपर? उसमें जो बाती लगी होती है उसके द्वारा। बाती के अंदर क्या है? केश नलिकाएं हैं। क्या है? केश नलिकाएं। केशिकात्व की घटना घटती है। अब केशिकात्व वाली जो घटना घटती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक घटना। कौन सी घटना? यानी ये रासायनिक ऊर्जा को लालटेन किस ऊर्जा में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। कौन? लालटेन। और मोमबत्ती भी रासायनिक ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये हमारा लालटेन भी बदलता है। चाहे मोमबत्ती हो चाहे लालटेन हो, दोनों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सेम यही चीज इसके लिए भी है कि नहीं? मोमबत्ती और लालटेन दोनों के लिए। अब जुगनू वाली घटना देख लो। जुगनू के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। ये जो है जैविक घटना घटती है। और जुगनू का जो अंदर वाला हार्ट होता है, हार्ट, ये 3 से 4 घंटे तक जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। जुगनू का आयु काल कई वर्ष? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे के बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इनके अंदर जो है जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? तो ये जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। किस ऊर्जा को? जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जैविक ऊर्जा किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। तो ये रहा प्रकाश स्रोत। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत के ये ढेर सारे उदाहरण हैं। अब हम प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार जानेंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार जानेंगे। ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के प्रति व्यवहार। व्यवहार के आधार पर
व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। देखो, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, पहला है दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा है स्फुरदीप्त वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं। ठीक है, कौन सी वस्तुएं? स्फुरदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। चौथा है पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। पांचवा है अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। छठवां है अर्धपारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। ध्यान देना, बात को समझिएगा। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या हैं? जैसे सूर्य हो गया, ठीक, चंद्रमा तो प्रकाश लेके उत्सर्जित करता है। वैसे तो देखोगे तो विद्युत बल्ब भी प्रकाश लेकर, अगर एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल केवल सूर्य है, क्योंकि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। तारा किसके द्वारा जलता है? सूर्य की रोशनी, तारा नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि वो भी क्या है? स्वयं के प्रकाश से, क्योंकि वो जलता ना तो दिखता ना, क्योंकि वो जलता ना तो दिखता ना। तो ये सारी चीजें, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा को नहीं लेंगे, सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। मतलब जितनी भी जल रही हैं या किसी के जलाने की वजह से जल रही हैं, वो सब कौन सी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त, या इंग्लिश में इसे ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। कौन सा? ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है ना। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम दीप्त या प्रदीप। देखो, ये क्लास 10th लेवल है, इसकी डिफिनीशन बस लिखने के लिए आता नहीं है, बता दे रहे हैं, ठीक। सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, इत्यादि, ये सारी चीजें जो हैं, सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या हैं? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो फिर से एक बार, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक। अब आगे देखो, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे
अभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर स्थित हैं, तो ये जो ट्यूबलाइट्स लाइट्स जल रही हैं उसके प्रकाश से प्रकाशित है। ये जो बेंच दिखाई पड़ रही है ये किसके प्रकाश से प्रकाशित है? लाइट के प्रकाश से प्रकाशित। घर किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। अंदर वाला भाग ट्यूबलाइट के प्रकाश से। तो याद रखना, ईंट, पत्थर, बेंच, कुर्सी, ये सब किसके प्रकाश से प्रकाशित है? प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित है। ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है। इनको देखना है तो लाइट जलानी पड़ेगी। घर देखना है, सूर्योदय का इंतजार करो। अंधेरा है तो नहीं दिखाई पड़ेगा, पूरी लाइट बुझा दो, सूर्योदय को कह दे अस्त हो जाए, चंदा मामा से नमस्ते कर लो 15 दिन के लिए, और करे बात देखो, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये सब पृथ्वी की हर वस्तु दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है। किसके प्रकाश से? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है। तो वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम लोग अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि जितनी भी आएंगी वो सब किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? मतलब प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अब प्रकाश में लालटेन भी हो सकता है, विद्युत बल्ब भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ। आगे देखो, स्फुरदीप्त। स्फुर में क्या होता है भाई साहब? स्फुर में होता है कि वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करें फिर बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करें। जैसे 15 दिन सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है। कितने दिन? 15 दिन। और जिसके कारण चंद्रमा किरणों को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेजता है। तो होता क्या है कि हमारा जो चंद्रमा है वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके उत्सर्जन करता है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश की किरणें अवशोषित करती हैं फिर बाद में उसका उत्सर्जन करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्त वस्तुएं। इसमें सबसे जबरदस्त उदाहरण चंद्रमा है। क्या है? अच्छा, रेडियम लाइट भी देखो, रेडियम पट्टी सड़कों पर लगी होती है, बोर्ड में अगल बगल लगा होता है, लाइट मारोगे तुरंत चमकने लगता है, देखते हो कि नहीं? तो उसमें भी यही खूबी होती है, जैसे ही प्रकाश पाएगा वैसे सोख के दे देगा ढेर सारा। इतना पाई जाए, नीलबटा सन्नाटो अगर पाई जाए थोड़ा सा मच्छर की मूड़ी के बराबर, तो समझ लो वो भी तब भी वो क्या हो जाएगा, अपने आप को उजाला कर लेगा। इसकी यही खूबी होती है। इसीलिए सड़क के अगल बगल जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो रेडियम के लगाए जाते हैं, रेडियम पट्टी के बनाए जाते हैं, ताकि प्रकाश पड़े तो कम से कम समझ में तो आए क्या है ये लिखा हुआ, तभी तो समझ में आएगा ना क्या लिखा हुआ है। जल्दी देख लोगे। हाँ देखो, ऊपर लिखा होता है बोर्ड में, सड़क के ऊपर NS3, NS4, NS200, नेशनल हाईवे इतना, झांसी से यहाँ से झांसी की दूरी 200 किलोमीटर, मैहर की दूरी 240 किलोमीटर, लखनऊ की दूरी 150 किलोमीटर, सब रेडियम पट्टी से लिखे होते हैं। और जैसे प्रकाश पड़ेगा तुरंत वो अच्छे से दिखने लगता है। रात वत में तो क्या बात है, जैसे ट्यूबलाइट लगी हो उसमें, होता है कि नहीं? इसीलिए ताकि वो दूर से ही दिख जाए। थोड़ा सा प्रकाश अगर पड़े तो यात्रियों को दिक्कत ना हो जाए कि पास से ना देखें, दूरिये से दिखाई पड़ जाए, कि टार्च मारना पड़े एक बार। अब देखो, जो बाइक वाले जाते हैं, 4 व्हीलर वाले जाते हैं, उनका प्रकाश सड़क पर होता है लेकिन बोर्ड कितना ऊपर रहता है फिर भी उसे अच्छे से दिख जाता है। थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ा तो ऑटोमेटिक वो जल जाएगा। तो वे क्या है? स्फुरदीप्त वस्तुएं हैं। तो वे प्रकाश, वे वस्तुएं जो प्रकाश अवशोषित करके उनका उत्सर्जन करते हैं उसे हम
स्फुर दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा। जबरदस्त उदाहरण, रेडियम पट्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं बोलेंगे। जबरदस्त उदाहरण, कोई काट ना पाए इसलिए। पारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार। जैसे पानी, सादा कांच। अरे यार, जो चश्मा पहनते हो, मन कुछ होता है का चढ़ा उड़ा? जैसे लगाते जो ने पार वही वह पार। जो आंख के इस पार है वही आंख के उस पार है। ये क्या है? पारदर्शी वस्तुएं। तो सादा कांच, सादा पानी, इन पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। तो वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे सादा कांच, सादा कांच, कामा सादा पानी, सादा इत्यादि भी आ सकते हैं। आगे देखिए, अर्धपारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ये अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी वस्तु, ध्यान देना, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीवार, ये बोर्ड है, प्रकाश मारेंगे तो इस पार उस पार चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे ग्रीन बोर्ड, दीवार, पत्थर, इन पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। यहां लिखेंगे ग्रीन बोर्ड, जो हमारे सामने है, ग्रीन बोर्ड, कामा पत्थर, कामा दीवार इत्यादि। ये सारी वस्तुएं जो हैं, ये कौन सी वस्तुएं हैं? ये जो है अपारदर्शी वस्तुएं हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट थिंक हैं ये जो है, या ल्यूमिनस बोल सकते हो। अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर वस्तु का आधा भाग प्रकाशित होता है तथा आधा भाग प्रकाशित नहीं होता है। जैसे अभी किसी कागज में ऐसे तेल लगा दो, कागज इतना पतला मत लेना कि तेल यहाँ पार से वहाँ पार छप जाए, ऐसे कागज मोटा लेना कि एक पार छपा रहे वो तेल, और ऐसा भी रहे कि पारदर्शी भी टाइप भी रहे। तो जब आप जिस तरफ तेल से लगे कागज को हम अपारदर्शी अर्धपारदर्शी वस्तु का नाम देते हैं, क्योंकि अगर तेल से लगा कागज जिस तरफ तेल लगा होगा उस तरफ प्रकाश मारोगे तो तेल से लगा हुआ कागज वाला भाग प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेगा, और जिस तरफ तेल लगा नहीं हुआ है उस तरफ उजाला हो जाएगा। तो आधा भाग प्रकाशित होगा इधर वाला, और जिधर तेल लगा है उधर प्रकाशित नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। फिर समझिएगा, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर वस्तु का आधा भाग प्रकाशित होता है तथा आधा भाग प्रकाशित नहीं होता है, उसे हम अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल से लगा कागज, तेल से लगा कागज इत्यादि भी होते हैं। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग जानेंगे किरण पुंज। किरण पुंज, देखो किरण पुंज का मतलब किरणों का एक समूह, किरणों का एक पूंजा होना चाहिए। तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारा प्रकाश आके एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो क्या है? किरण पुंज है। या ढेर सारा प्रकाश एक जगह से फैल जाए वो भी क्या है? किरण पुंज है। ये तीन टाइप के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज। इसकी डिफिनीशन जानते हैं। वे किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसके समूह को?
प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन, दीप्तया प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, इस किरण समुदाय को किरण पुंज। अभी मैंने दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं का नाम बताया था। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे लालटेन, सूर्य, ये सब दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जब लालटेन जलाओगे तो इसमें ढेर सारी किरणें निकलेंगी। जब ट्यूबलाइट जलाओगे तो इसमें से ढेर सारी किरणें निकलेंगी। जब एलईडी बल्ब जलाओगे तो इसमें से ढेर सारी किरणें निकलेंगी। जब सूर्योदय होगा तो उसमें से ढेर सारी किरण निकल दी। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि दीप्त या प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। ट्यूबलाइट से ढेर सारी किरण निकल रही बार बार, इस किरण समुदाय को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो दो डिफिनीशन इसे दे सकते हैं, ध्यान देना। पहली डिफिनीशन सबसे सस्ती अच्छी, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के प्रकार लिख लेते हैं। किरण पुंज के प्रकार। देखो, किरण पुंज ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। ये 3 किरण पुंज होते हैं। अब हम पहले की बात कर लेते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, देखो, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल। जैसे आप टार्च का प्रकाश जब मारते हैं तो वो प्रकाश की किरणें आप देखते हैं। ये टार्च है हमारा, ये टार्च है, और जैसे ही हम यहाँ से जलाएंगे टार्च तो इसमें से ढेर सारी प्रकाश निकलेगी। ऐसे निकलती है कि नहीं? हाँ, तो ये किरणें क्या हो रही, धीरे धीरे फैल रही हैं। मतलब जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, ऐसे ऐसे वो क्या बढ़ रहा है? फैल रहा है। तो जब टार्च मारते हो तो सीधी रोशनी नहीं जाती, फैल जाती। तो याद रखना, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। यहाँ लिखेंगे वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज
कहते हैं। कौन सा किरणपुंज? अपसारी। ध्यान देना बच्चों, देखिए हमारे पास लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपसारी होता है वो किरणों को बिखेरता है और जो अभिसारी होता है वो किरणों को एकत्रित करता है। ये अभिसारी है, ये किरणों को एकत्रित करेगा और ये अपसारी है, ये किरणों को बिखेरेगा। तो वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सा लेंस है जो किरणों को बिखेरता है? ध्यान देना, अभी दर्पण, आगे हम दर्पण के बारे में बताएंगे, उसके पहले थोड़ा जिक्र यहाँ पर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अपसारी दर्पण होता है, ऑप्शनल में आता है। तो अब आप पता ही नहीं है कि कौन सा दर्पण किरणों को बिखेरता है, तब तो बताओगे अपसारी है। तो याद रखना, अभी आगे दर्पण की कहानी आगे बताएंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, क्या है। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कौन से दर्पण ऐसे हैं जो किरणों को बिखेरते हैं। जैसे उत्तल दर्पण जो हमारा होता है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण इस तरीके से बना होता है, ऐसे। ये किरणों को क्या करता है, थोड़ा इधर बना देते हैं, नहीं भी जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये कलाई हमेशा पृष्ठ के दाहिने ओर से करते हैं। कलाई मतलब पारे या चांदी का लेप लगाएंगे, उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, ठीक है। और दाहिने ओर कलाई क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित करते हैं, इसलिए दर्पणों पे कलाई हमेशा दाहिने ओर किया जाता है। चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण, तीनों दर्पणों में हमेशा जो कलाई होता है वो पृष्ठ के दाईं ओर होता है। अब यहाँ पर हम इसका एक केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, यहाँ से एक अगर रेखा खींचें सी, ये एफ, अगर इस पर प्रकाश किरण मारोगे ना ऐसे, तो ये किरणें फोकस से जाती हुई फिर क्या होती हैं, बिखेर जाती हैं। नीचे से भी डालोगे तो ये आके ऐसे फैल जाएंगे। तो देख रहे हो किरणें क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होके फैल रही हैं। क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। अब फैलेंगी तब कौन सा? अपसारी किरण पुंज। कौन सा दर्पण है ये? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है? बिखेरता है, इसलिए कौन सारी है? उत्तल दर्पण कौन सारी? अपसारी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अपसारी किरणपुंज क्या है, तो आप कहेंगे वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है। फिर पूछ ले कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे तो ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। जैसे ही फैलाएगा तो किस में आ जाएगा? अपसारी किरण पुंज में। तो कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब लेंस की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। दूसरे नंबर में लेंस में कौन सा है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? एकत्रित, और अवतल लेंस किरणों को बिखेरता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस, अवतल लेंस, ध्यान देना। उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरेगा और अवतल लेंस किरणों को बिखेरेगा। कैसे? देखो ऐसे, ये उत्तल अवतल लेंस बना दिया, अपवर्तन लेंस के मध्य से होता है। ये है इसका दूसरा फोकस बाईं ओर F2, पहला फोकस दाईं ओर F1। मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे तो अपवर्तन के पश्चात ये बिखेर जाएंगे। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। देख रहे हो, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाला
तो इसमें भी किरणें बिखर गई, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाला तो इसमें भी किरणें बिखर गई। तो ऑप्शनल वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं कौन सा लेंस अपसारी लेंस है तो आपको बताना पड़ेगा अवतल लेंस अपसारी लेंस है। कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। कौन से लेंस की दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होती है, अवतल लेंस। जो किरणों को बिखेरे उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा, जो किरणों को क्या करे बिखेर दे उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा। तो सभी लेंसों में दृष्टि क्षेत्र किसका ज़्यादा है, अवतल लेंस। सभी दर्पणों में दृष्टि क्षेत्र किसका ज़्यादा है, उत्तल दर्पण। दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको हम भूलेंगे नहीं। कंपटीशन से लेके आपके बोर्ड एग्जाम के ऑप्शनल तक ये सीमित रहेगा। बात समझ में आई। तो ये कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज किरणों को क्या करता है, बिखेरता है। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाए उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरता है इसलिए ये भी अपसारी दर्पण है। उत्तल लेंस अवतल लेंस भी किरणों को बिखेरता है इसलिए ये भी अपसारी किरण पुंज प्रदान करेगा। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग जल्दी से। अब आगे देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, बाईं ओर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरा किरण पुंज ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमने आपको आज नहीं बताया। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो 7992087382 से कांटेक्ट करेंगे। आपको इसमें से 2019 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन मिलेगा। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के मिलेंगे। पांचों सब्जेक्ट के एक साथ लोगे तो 199 रुपये देना पड़ेगा। 199। अगर एक सब्जेक्ट लोगे तो मात्र 49 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें गारंटी है। हिंदी में देखिए, ये जो है हिंदी में तो इसमें 100 में 100 फंसेगा। याद रखना कितना फंसने वाला है, 100 में 100 एकदम गारंटी है, फंसना ही फंसना है। बाकी देखो इंग्लिश में केवल 2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। कितना, 2 साल। और 2 साल में कम से कम 50 से 60% ही फंसेगा, ज़्यादा नहीं, 50 से 60%, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के कारण ये पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया है। ठीक है ना, तो इसलिए 2 साल का मिलेगा। बाकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ये 90%, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें 90%। तो इसमें सबसे पहले आपको कुल मिला के लगभग 120 PDF मिलने वाला है। कितना, 120 PDF आप तभी तैयार कर पाएंगे जब हर रोज़ 5 से 6 घंटे PDF पर ध्यान देंगे। कितने घंटे, PDF 5 से 6 घंटे पढ़ाई करोगे तब जाके 120 PDF तैयार होगा। तब जाके आप हिंदी में 100 में 100, इसमें 90% ला सकते हो। अब फुल अगर पूरा तैयार कर लीजिए तो 100 में 100 कर लोगे, इतना अनुभवी खिलाड़ी हो। बड़े बड़े एग्जामिनर IAS को जो क्रैक करने वाले हैं, IAS एग्ज़ाम को, नीट को, वो सब किस पे सफलता पाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, पिछले ईयर्स के पेपर्स अगर आप तैयार कर लो ना तो बाहर तैयार करने की कुछ ज़रूरतें नहीं, इतने भी आपका एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। समझ लेना, अच्छा खासा बेड़ा पार होगा। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम छोड़ो, बड़ी बड़ी नौकरियों में ये साथ दे देता है। 70% क्वेश्चन पिछले ईयर्स के पेपर से आते थे कंपटीशन में। तो बोर्ड का ही तो छोटी मोटी परीक्षा है, क्लास 12th की परीक्षा। टेट सीटेट वगैरह में तो पूरा पेपर वो उठाई के दे देता है, फिर ले लो।
2017 का जो पेपर हुआ है आज आता है 2023 में, 22 में उठा के वही सेटई लो, जाओ फिर परीक्षा दो, नया क्वेश्चन एक आध दो चार ठे बना दिए। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सभी बच्चों को, जिन बच्चों को अच्छा नंबर ले आना है वो इस पर ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि बच्चे जो है, ध्यान देना, बच्चे जो है सीरीज खरीदते हैं, एक सब्जेक्ट 90 रुपये दे के। क्वेश्चन बैंक आता नहीं है मार्केट में, डिफरेंट टाइप का नाम नहीं लेना चाहेंगे हम किसी का, और उसमें 100 रुपये दे के कम से कम 5-7 से लगाई दिए, पूरा खरीद लिए। उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं फंसेगा। काहे नहीं फंसता? क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से फंसेगा। लेकिन हमारे द्वारा जो चीज़ें मिलेंगी वो पूरे पेपर्स का सलूशन मिलेगा, तो उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रश्न तक उसमें शामिल होंगे। ठीक, अब मात्र कितने में? 199। तो जिन बच्चों को लेना है ध्यान से सुनेंगे, इस पर कांटेक्ट करें और ले लें। 199 रुपये 2 दिन में समोसा चाट फुल्की खा के पार्टी देते होगे तुम लोग, करते हैं कि नहीं? ई देने में क्या करते हैं, एकदम पूरा धुआं हो जाते हैं। सबसे तगड़ा चीज़ हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा नंबर ध्यान देंगे। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं। ध्यान देना सभी लोग, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात कहाँ एकत्रित होते हैं? एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो, इस ब्रह्मांड में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिंदु पर, जैसे आप लोग क्या करते हो, अलग अलग जगह से आते हो, अलग अलग घर से आते हो, अलग अलग घर से आने के बाद एक कोचिंग में इकट्ठा हो जाते हो। तो इकट्ठा होते हो कि नहीं? एक क्लास में इकट्ठा हो जाते हो। जब अलग अलग दूरी से आके एक जगह इकट्ठा हो जाओगे तो कौन सा किरण पुंज? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित, परावर्तन यानी टकरा कर वापस आना। आप कहाँ से टकराते हो? घर से। घर से टकराने के बाद साइकिल लेके चल देते हो। खींचता कौन है? कोचिंग, पढ़ना है। तो वो ये यहाँ पे मैग्नेट लगा है। जब सभी लोग घर से यहाँ आओगे, घर से टकराओगे, यहाँ आओगे, एकत्रित होगे, अलग अलग बिंदु से आ रहे हो, एक जगह एक बिंदु पे एकत्रित हो रहे हो, तो ये कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। और जब यहाँ से निकल जाओगे तो कौन सा? अपसारी, क्योंकि एक बिंदु से निकल के जाना अपसारी और एक बिंदु पर एकत्रित होना, मतलब ढेर सारी किरणें। आप सिनेमा घरों में कभी जाइए, सिनेमा घरों में कभी जाइए तो जो प्रकाश है, फोकस मारता है पर्दे पर, वो फोकस जब जलेगा
तो पहले जाएगा, गोला सा प्रकाश बनेगा और पर्दे पर आकृतियां दिखाई पड़ेंगी आपको, फिल्म की आकृति। और जैसे ही वो बंद करेगा फिर ढेर सारा प्रकाश जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर चला जाएगा। तो जब जलाया, वो प्रोजेक्टर ऑन किया तो उसमें से ढेर सारा प्रकाश निकल पर्दे पर गया तो अपसारी किरणपुंज, और जब वापस आया तो अभिसारी किरणपुंज। वापस आने का मतलब है ढेर सारी किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी। तो वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं उसे कौन सा किरणपुंज कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लेंस और दर्पण में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जरा ध्यान समझिएगा। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि स्पेस का अभाव है। अब स्पेस तो चंद्रमा पे मिलेगा ढेर सारा, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। देखो अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं। जैसे मान लो ये जो है मधु का छत्ता है, भंवरेल का है, भंवरेल, एक पत्थर भंवरेलवा पे मार दे तो क्या होगा, सारे मधु का हो जाएंगी, धड़ाधड़ उड़ जाएंगी। तो एक बिंदु पर जब मारेंगे तो सब फैल जाएंगी, तो क्या होगा, अपसारी। और ओकरे बाद धीरे धीरे आके एक जगह बैठ जाती है ना, तो सारी मधुएं एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाएं तो अभिसारी। बात समझ में आई। कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है, पहला नंबर लेते हैं, ध्यान देना। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण यहाँ बना लेते हैं। अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित करता है, ध्यान समझना। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये सब क्या होता है आगे बताएंगे। देखो अगर किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर मारोगे ऐसे तो ये कहाँ पर जाएगा, फोकस पर। नीचे से भी मारो, कहाँ पर जाएगा, फोकस पर। कितनी भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो, सारी किरणें कहाँ पर एकत्रित होंगी, फोकस पर एकत्रित होंगी। तो याद रखना ये कौन सा दर्पण है, कौन सारी है, कौन सा दर्पण, अभिसारी। अवतल दर्पण अभिसारी, क्योंकि किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इसके अंदर किसका गुण है, अभिसारी किरणपुंज का। इसके अंदर किसका गुण है, अपसारी किरणपुंज का। इसके अंदर किसका गुण है, अपसारी किरणपुंज का। इसके अंदर किसका गुण है, अभिसारी किरणपुंज का। इसलिए अवतल दर्पण कौन सारी, अभिसारी। अवतल दर्पण कौन सा सारी है, अभिसारी है। याद रखना, साथ में सभी बच्चे पढ़ें। अब देखिए दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में अगर हम देखें उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस किरणों को ऐसे, ये F1 है और ये F2, ये फोकस से चलेंगी। ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर इस पर डालोगे, कहाँ से जाएगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे, फोकस से। तो उत्तल लेंस में भी किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं यहाँ पे। तो ये भी कौन सा सारी है, अभिसारी। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अभिसारी किरणपुंज प्रदान करता है। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस अपसारी किरणपुंज प्रदान करता है। आगे देखिए, अब एक बचता है समांतर किरणपुंज, ठीक है। क्या बचता है, समांतर किरणपुंज। आगे एक और समझ लेते हैं हम लोग, ये समांतर किरणपुंज क्या होता है, ध्यान देना। थर्ड नंबर, समांतर किरणपुंज।
समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलता है। मतलब टकराए तो कैसे जाए, एक सरल रेखा में, तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज। बात समझ में आई? समतल दर्पण का एक उदाहरण है ये। तो वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलता है उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। अगले दिन हम आपके पास लेकर आएंगे दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण और उसमें प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे।